हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं डॉक्टर पंडरीनाथ जंजाल आज आप लोगों को थोड़ा सा एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं मैं। वो इसलिए क्योंकि अभी पिछले 15 दिन में 10-15 दिन में आपका 12th का रिज़ल्ट आया होगा और आई होप कि आप सभी का रिज़ल्ट आपने जो पढ़ाई की पिछले 1 साल भर वो उस साल का पूरा मेहनत आपको मिला होगा, फल मिला होगा। बट अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि 12वीं तो मैंने पास कर लिया, 12th तो मेरा हो गया, बट अभी आगे क्या करना है? तो उसी के रिगार्डिंग आपका ये आज का वीडियो है, वो आपको बहुत यूज़फुल रहेगा और इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, वो बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। वो इसलिए क्योंकि अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मेरे पास ऑप्शन क्या-क्या है, मेरे पास इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर है, फार्मेसी है, मेडिकल है, सब चीज़ें आपके पास ओपन है। बट उसके लिए बेसिक एक चीज़ ज़रूरी होती है, जो भी कोई एडमिशन प्रोसेस रहता है, एडमिशन प्रोसेस के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स की जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो कृपया आप जो वीडियो होने वाला है ये ध्यान से देखिए और कुछ चीज़ें जो है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी ये जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है ये मैं आपको बताने वाला हूँ एग्रीकल्चर फील्ड के लिए। एग्रीकल्चर और अलाइड फील्ड्स में जितने भी कोर्सेस है उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस रहेगा उसकी जानकारी मैं आपको आज इसमें देने वाला हूँ। देख लीजिए, अभी जैसे आपको एग्रीकल्चर सिस्टम में एडमिशन लेना होगा तो उसके लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि आपका 12th आप पास होने चाहिए और आपका 12th साइंस फील्ड से होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए अभी अगर आपको एडमिशन क्राइटेरिया फुलफिल करना है तो आप 12th पास होने चाहिए। उसके बाद आपका जो परसेंटेज है, अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हो, ओपन कैटेगरी के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन परसेंटेज है और जो कैटेगरी है ओपन कैटेगरी, उसके लिए आपको मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स चाहिए होंगे। और जो रिजर्व कैटेगरीज है, SC, ST, VJA, OBC, NTC, इन सब कैटेगरीज के लिए 40% ऑफ मार्क्स आपको चाहिए होंगे। ये तो बेसिक क्राइटेरिया उसका है। और सबसे महत्वपूर्ण, आपने इस कोर्स को एडमिशन लेने के लिए जो इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन है दैट इज़ MHT, CET, JEE और नीट, ये तीनों में से कोई भी अगर आप एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। और इस कोर्स के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो हम अभी देखेंगे। सबसे तो पहले मार्कशीट, आपके 12th का जो स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स हम जिसको बोलते हैं वो सबसे पहले आपको ज़रूरी है। उसके बाद 10th का मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट, ये दोनों चीज़ें बेसिक है आपके लिए इस कोर्स के लिए। उसके बाद आपका जो है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या फिर उसको हम बोलते हैं लिविंग सर्टिफिकेट। ये 3 बेसिक चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक 12th सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स और आपका कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या फिर हम उसको बोलते हैं लिविंग सर्टिफिकेट। उसके साथ-साथ अगर आप रिजर्व कैटेगरी में से आते हो, अगर आप ओपन कैटेगरी में से नहीं हो, आपको रिजर्व कैटेगरी है, आपके लिए एप्लीकेबल है, तो आपके पास होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप वहाँ पे अपलोड कर रहे हो तो कास्ट सर्टिफिकेट का साथ-साथ आपको कास्ट वैलिडिटी भी वहाँ पे ज़रूरी है। अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी नहीं है, आप उसका रिसिप्ट भी होगा अभी फ़िलहाल के लिए, तो आप वो रिसिप्ट भी अपलोड कर सकते हो। और जब आपका एडमिशन प्रोसेस चालू होगा, अगले 6 महीने तक उसका वैलिडिटी का टाइम रहता है, तो उस टाइम तक आप आपका वैलिडिटी सर्टिफिकेट ला सकते हैं या फिर प्रोड्यूस कर सकते हो। उस टाइम तक आप आपका जो है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट का रिसिप्ट भी अपलोड कर सकते हो। उसके साथ-साथ अगर आप SC और ST कैटेगरी में हो तो आपको टिपिकली आपका जो है वैलिडिटी सर्टिफिकेट ज़रूरी है। बट अदर देन SC एंड ST कैटेगरी, जो दूसरे कैटेगरीज है लाइक NTB, NTC, NTD, OBC और SBC, इन लोगों के लिए नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होता है जो कि हमको तहसील से प्राप्त होगा। तो वो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट हमको ज़रूरी है। विदाउट नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट हम अपने कास्ट एंड कैटेगरी का जो लाभ है वो नहीं ले सकते, ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक लास्ट में चाहिए होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर जिसको हम बोलते हैं एज, नेशनलिटी और डोमिसाइल या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये आपको बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो लिविंग सर्टिफिकेट है वो भी आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। बट उसमें क्या होना चाहिए कि आपका जो लिविंग सर्टिफिकेट है उसमें आपका प्लेस ऑफ बर्थ जो है ना वो मेंशन होना चाहिए। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं भी है तो कोई भी चिंता करने की बात नहीं। आपके पास जो लिविंग सर्टिफिकेट है उसमें आपका प्लेस ऑफ बर्थ जो है मेंशन होना चाहिए, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ें जो है फिर बेसिक डॉक्यूमेंट जो है वो आपको चाहिए होंगे। और अगले पेज पे हम आते हैं। अभी यहाँ पे जो है ये आपको दिख रहे होंगे डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। ये जो 4-5 डॉक्यूमेंट्स अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है। बट अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आपको ये एडिशनल रिजर्वेशंस और एडिशनल वेटेज पॉइंट्स भी दिला सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत हेल्प करेगा, मददगार साबित होगा आपके अगली एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहले ये है आपका सर्टिफिकेट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस।
तो ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा तो इसका एक अलग रिजर्वेशन कैटेगरी होता है, जैसे आपका SC ST या फिर ओपन का है, तो उसी तरह से आपका EWS एक कैटेगरी होता है, उसमें से कुछ परसेंट सीटें उसके लिए रिजर्व रहती है उस कैटेगरी के लिए। तो वो सर्टिफिकेट आपको करंट ईयर का होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास नहीं है तो अभी आपके पास टाइम है, एडमिशन प्रोसेस शुरू होने में अभी 10 से 15 दिन और बचे हैं, तो मीनवाइल आप आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ताकि जल्द से जल्द आपको वो डॉक्यूमेंट मिले और आपका एडमिशन्स में कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट है आपका सर्टिफिकेट ऑफ फ्रीडम फाइटर। जो भी वॉर में अपने दादाजी होंगे, मतलब दादाजी या फिर ग्रैंड पेरेंट जो भी है, उनका फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा तो वो भी उसका लाभ आप ले सकते हो, राइट। वो भी आपके लिए एक अलग से रिजर्वेशन वहाँ पे प्रोवाइड करेगा। इसके साथ साथ ये जो है डिफेंस पर्सन, अभी आर्म्ड फोर्सेस जितने भी है उसमें अगर आपके पिताजी ने या फिर आपके माताजी ने सर्व किया होगा नेशन को, चाहे वो कोई भी हो, आर्मी, नेवी या फिर जो भी हो, जो भी आर्म फोर्सेस है, उसमें अगर आपके पेरेंट्स ने सर्व किया है नेशन को, तो इसका अलग से आपको वेटेज मिलेगा, रिजर्वेशन कैटेगरी मिलेगा अदर देन योर एक्चुअल कैटेगरी। सो ये आपको मिलेगा जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस से, जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहता है, वहाँ पे वो आपको इश्यू होगा, उसका अलग से आपको वेटेज मिलेगा। उसके बाद आता है आपका PWD, दैट इज पर्सन विथ डिसेबिलिटी। जो भी दिव्यांगजन है उनके लिए भी अलग से कोटा रहता है। ये बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा कि ये सब चीज़ें रहती है, लेकिन ये आपके काम की चीज़, ये अगर आप इसके लिए पात्र हो, एलिजिबल हो, तो आप ये डॉक्यूमेंट जो है आपके साथ रख लीजिए। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन, पर्सन विथ प्रोजेक्ट अफेक्टेड, उसको हम मराठी में बोलते हैं कि प्रकल्पग्रस्त सर्टिफिकेट, ठीक है। जो भी प्रोजेक्ट आपके आसपास हुए हो, पिछले सालों में हुए हो या फिर अभी चल रहे हो, अगर आपका कोई उसमें आप उसके लिए पात्र हो तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, उसका भी अलग से कोटा रहेगा और आप उसमें से एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। इसके साथ साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट, जो कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बता रहे हैं, तो उसमें रहता है एक सर्टिफिकेट ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट आपको मिलेगा तहसील ऑफिस से, जो भी अपना तालुका लेवल पे होता है वहाँ पे आप अप्लाई कीजिए, अभी से अप्लाई करके रखिए, ताकि वो फिर उसके डॉक्यूमेंटेशन आने में आपको 10 से 15 दिन लग जाएंगे। अगर ये सर्टिफिकेट ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट आपके पास रहेगा तो आपको एडिशनल रिजर्वेशन वहाँ पे आपकी सीट जो है रिजर्व रहेगी। ये चीज़ें जो है बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहती, पता भी रहते हैं तो लोग क्या बोलते हैं कि यार इसका कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास तो इतना 85% है। बट 85% वाले भी बहुत सारे लोग होंगे। अगर आपके पास वहाँ पे एजी है तो उसका अलग से आपका रिजर्वेशन आपको प्राप्त होगा। ये तो चीज़ें हो गई आपकी एडिशनल रिजर्वेशंस के लिए, जो भी हमने अभी डिस्कस की। बट अभी जो ग्रीन में आपको दिख रही है यहाँ पे नीचे, जो चीज़ें मैंने ग्रीन में हाईलाइट करी हुई है, ये चीज़ें आपको देगी एडिशनल पॉइंट्स। देखिए, सोचिए कि अगर आपके पास मान लीजिए CET का स्कोर, JEE का स्कोर जो भी हो आपका है, बट अगर आपको इनमें से कोई एक आध सर्टिफिकेट होगा तो ये आपको एडिशनल वेटेज पॉइंट्स देकर जाएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा ये और कारगर साबित होगा। उसमें सबसे पहला आएगा कि विलेज फॉर्म और 7/12 एक्सट्रैक्ट, जिसको हम 7/12 बोलते हैं, ये आपको मिलेगा आपके तलाठी ऑफिस से या फिर तहसील ऑफिस से भी मिलता है, फिर ये ऑनलाइन भी आजकल मिल रहा है। आपका बस आपका खेती का जो है गट नंबर मालूम होना चाहिए। ये इसका बेसिक फ़ायदा ये है कि आपको इसमें से मान लीजिए आपका CET का स्कोर आया हो 90% और आपने 7/12 का कॉपी उसके साथ अपलोड किया है, तो आपको मिलेंगे उसके एडिशनल 12% या फिर 12 पॉइंट्स हम जिसको बोलेंगे। तो आपका 90 है स्कोर और आपको 12 एडिशनल पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो आपका टोटल स्कोर हो जाएगा 102, राइट। और इसमें ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें से ये आपका यहाँ पे 12 पॉइंट्स बढ़ गए, आपके स्कोर हो गया 102। उसके साथ साथ अगर आपके पास 7/12 नहीं है तो भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर 7/12 नहीं है तो आप ये दूसरा सर्टिफिकेट निकाल सकते हो, दैट इज़ सर्टिफिकेट ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर। ये भी सर्टिफिकेट तहसील ऑफिस से आपको इशू होगा। आपके पास अगर खेती है तो आप 7/12 अपलोड कीजिए, अगर आपके पास 7/12 नहीं है तो आप सर्टिफिकेट ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर, शेत मजदूर हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, भूमिहीन शेत मजदूर पर्टिकुलरली। तो ये भूमिहीन शेत मजदूर का सर्टिफिकेट आपको तहसील ऑफिस से मिलेगा। ये भी आपको उतना ही परसेंटेज देगा जितना कि आपका 7/12 दे रहा है, राइट। उसके बाद आता है, अगर आपके पास ये दोनों भी नहीं है, और तीसरा है फिशरमैन, सर्टिफिकेट ऑफ फिशरमैन, जो कि कमिश्नर ऑफ फिशरीज आपको प्रोवाइड करेंगे। ये 7/12 और लैंडलेस लेबर का आपके पास नहीं है तो आप फिशरीज के लिए भी जा सकते हो, अगर आप आपके एरिया में या फिर आप वो खेती करते होंगे तो, ठीक है। उसके साथ साथ सबसे बढ़िया और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कि आप स्पोर्ट्स खेलते हो, 10वीं 12वीं स्कूल डेज में भी खेलते होंगे, तो वो स्कूल के सर्टिफिकेट भी आपको काम में आएंगे। ये 2 पॉइंट्स आपको दे के जाएंगे, बट उसके लिए क्या है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो इशू होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर से।
या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने वो खेलना चाहिए। उसके लिए आपके पास अगर कुछ सर्टिफिकेट्स होंगे या फिर पुराने कुछ होंगे तो आप उसको कलेक्ट करके रखिए। अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं लिया है तो आज ही जाके वो कलेक्ट करके रखिए, क्योंकि ये एडिशनल आपको 2 पॉइंट्स दे के जाएंगे। देखिए ये 2 पॉइंट्स बहुत ही आपको ज़्यादा आगे ले जा सकते हैं। बाकी के जो कंपटीशन आपका होने वाला है उसमें ये 2 पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जो कि एडिशनल पॉइंट्स आपको देके जाएंगे। उसमें है 7/12 विलेज 7/12 जो तहसील ऑफिस से या फिर ऑनलाइन या फिर अपने तलाठी जो है उनसे आपको मिल जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, ये भी आपको आपके तहसील से मिल जाएगा। उसके बाद फिशरमैन सर्टिफिकेट इशूड बाय कमिश्नर ऑफ फिशरीज, ये भी आपको आपके जो फिशरीज कमीशन है वहाँ से आपको मिल जाएगा। और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आपने कोई गेम खेला हो तो उसका डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर से आपको सर्टिफिकेट आपका आज ही कलेक्ट करके रखना है, क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में आपका 10 से 15 दिन निकल जाएगा। और ये बात अभी आपको क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपका उसमें टाइम बच जाएगा। ठीक है, इसलिए ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आप सब लोगों ने इसको अच्छे तरीके से देख लिया होगा और नोट डाउन कर लिया होगा। तो ये सब चीज़ें आप आपके पास कलेक्ट करके रखिए ताकि आपको अगली आने वाली एडमिशन प्रोसेस में कोई दिक्कत ना आए। इसमें मैंने कुछ आपको सर्टिफिकेट्स यहाँ पे अपलोड किए हुए, जो आपको इसका सैम्पल फॉर्मेट यहाँ पे दिख रहा होगा। ये जैसे कि आपका 7/12 का भी मैंने यहाँ पे अपलोड नहीं किया है, क्योंकि वो ऑनलाइन या फिर तहसील से आपको मिल जाएगा या फिर अपने तलाठी कार्यालय से भी वो मिल जाता है। तो ये दूसरा है जो कि है लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर, ये उसका पूरा फॉर्मेट है। आप इसको एक बार देख लीजिए या फिर आपको ये वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। ये इसी फॉर्मेट में हमको वो चाहिए होता है। और दूसरा है आपका सर्टिफिकेट ऑफ बीइंग एन एग्रीकल्चरिस्ट, मराठी में जिसको बोलते हैं हम शेतकरी असल्याचा दाखला। तो ये भी आपको तहसील ऑफिस से मिल जाएगा। इसको भी कम से कम 8 से 10 दिन लगते हैं। तो एक बार आप देख लीजिए, पूरा इसी फॉर्मेट में हमको वो चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आता है वो है EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इसमें 2 टाइप के और 2 प्रकार के सर्टिफिकेट्स आते हैं। एक होता है आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, और दूसरा आता है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट यहाँ पे लागू नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको कौन सा चाहिए? एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली अगली जो भी आपका एडमिशन प्रोसेस का टाइम होगा, यहाँ पे आपको कोई तकलीफ ना हो। और याद रखिए, ये सब चीज़ें जो है आपको स्कैन करके आपके मोबाइल से या फिर स्कैनर से स्कैन करके आपके पास रखनी है। ये सब चीज़ें आपको ऑनलाइन अपलोड करनी पड़ती है। इसके साथ साथ आपको आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो और एक सिग्नेचर, ये सब एक फ़ोल्डर में आपके डाल के रखिए या फिर अपने पास फ़ोन में रखिए, जाके जब कि आप जाएंगे एप्लीकेशन करने के लिए तब ये आपको काम में आएंगे। थैंक्स।